हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना जो लेसन चल रहा था, ठीक है, 80% तक मान लो ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको करा रहा हूँ जो अपना टॉपिक कराया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसके बाद की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अपने को पढ़ना है विद्युत अपघटन के नियम, ठीक है, रूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का फर्स्ट नियम, ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है। देखो फैराडे साइंटिस्ट था, उसने क्या करा था, सभी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई ना कोई रूल बना दिए थे अपनी तरफ से, तो इसको बोलते हैं फैराडे, फैराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है। देखो वो एक आपने सॉन्ग सुना हुआ है ना, जितनी चाबी बड़ी राम ने उतना चरे खिलौना, बस इसके रूल वही हैं, ठीक है ना। ये रूल ये बात करता है कि फैराडे ये कहता है कि आप किसी भी चीज़ को अगर इलेक्ट्रिसिटी जितनी दोगे वो उतना ही ज़्यादा आपको प्रोडक्ट देगा। कहने का मतलब ये है कि आपको 50 वाट की कोई चीज़ चलानी है, ठीक है ना, तो आपको कम से कम 50 वाट का करंट तो उसे देना ही पड़ेगा, या 50 वाट से ज़्यादा दे दो, बट 50 वाट से कम पे वो नहीं चलेगा। अगर आप उसे कम पे चलाओगे तो आपको कोई ना कोई स्टेबलाइजर लगाना होगा जो वोल्टेज को मेंटेन करे, कम वोल्टेज को थोड़ा ज़्यादा करे और फिर क्या करे, लाइट प्रोड्यूस करे। दोनों में से कोई एक काम तो देखो आपको करना ही होगा, ठीक है। अब फैराडे ये कहता है कि जितना आप करंट दोगे ना उतना ही ज़्यादा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अपन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये बात कर रहे हैं, विद्युत अपघटन में बात कर रहे हैं, तो आपने विद्युत अपघटन सेल पढ़ा था। उस विद्युत अपघटन सेल में मैंने आपको ये बताया था कि सेल के अंदर क्या करा, आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला, इलेक्ट्रोलाइट डालने पे आपने रॉड के अंदर करंट फ्लो कराया। अब जितना आप करंट फ्लो कराओगे ना तो सोडियम और क्लोरीन उतना ही जाता उस रॉड के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और अगर आप करंट फ्लो कम कराओगे तो वो कम डिपॉजिट होगा। बात समझ आ गई? तो जितना ज़्यादा करंट दोगे वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होगा। तो फैराडे ने सिर्फ यही कहा था, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमने वाली पदार्थ की जो मात्रा होती है, किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो डीकम्पोज होने वाला मैटर होता है, पदार्थ होता है, वो डिपेंड करता है जो आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, विद्युत धारा की मात्रा पे डिपेंड करता है। देखो मानना m ग्राम कोई पदार्थ है, सब्सटेंस है, जो रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, कोई पदार्थ है, सब्सटेंस है, m ग्राम कोई पदार्थ है, सब्सटेंस है, तथा आपने जो करंट दिया है वो कितना दिया है, q कूलाम दे दिया अपनी तरफ से। क्या दे दिया, q कूलाम, ठीक है, q कूलाम की आपने क्या कर दिया, इसको करंट दे दिया। तो जितना आप करंट दोगे आपको उतना ही सब्सटेंस मिलेगा, जितना आप करंट दोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, सब्सटेंस मिलेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि Q समानुपाती किसके होता है, M के, Q प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, M के हो जाएगा। और अगर मैं ये समानुपाती का निशान हटाता हूँ तो ये हो जाएगा ZQ, लिख सकते हैं इसको ऐसे। Z यहाँ पर क्या कहलाता है, Z कहलाता है यहाँ पे विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यदि आप 1 एम्पियर की धारा, यदि आप I एम्पियर की धारा t समय तक प्रवाहित करो, यदि आप I एम्पियर की धारा है, I एम्पियर का जो करंट है, विद्युत करंट है, उसको t सेकंड तक प्रवाहित करो, तो Q बराबर किसके हो जाएगा, I t के हो जाएगा। I क्या है, एम्पियर में करंट है, और t क्या है, टाइम है, तो I इंटू t बराबर किसके होता है, Q के होता है, आवेश के होता है, चार्ज के होता है, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अपन इसको यहाँ पे यूं भी लिख सकते हैं कि अपने पास क्या है, m बराबर क्या था, ZQ था, तो इसको हम लिख सकते हैं m बराबर ZI और t, m बराबर क्या है, ZI और t है, ठीक है। यदि किसी रॉड के अंदर आप 1 एम्पियर का करंट दे रहे हो और 1 सेकंड तक करंट दे रहे हो, तो m बराबर आपके किसके हो जाएगा, Z के। मतलब किसी भी रॉड पे इकट्ठे होने पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। किसी भी रॉड पर डिकम्पोज होने वाला सब्सटेंस वो इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट के क्या होता है, बराबर होता है। अपने ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो इसका एक क्वेश्चन है, आपके नोट्स में भी ये करा हुआ है और मैं आपको बता भी देता हूँ कि वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि मान लो आपने क्या करा, ये मिटो रहा हूँ सारा, आपने क्या करा कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसमें क्या करी, रॉड डुबो दी। तो भाई जाहिर सी बात है, एक तरफ कॉपर इकट्ठा होना चाहिए, एक तरफ सल्फेट इकट्ठा होना चाहिए। तो कॉपर सल्फेट का मान लो सॉल्यूशन लिया, क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, उसमें आपने
करंट दे दिया 1.5 एम्पियर का, करंट कितना दे दिया, आई कितना दे दिया 1.5 एम्पियर का, टाइम दे दिया 10 मिनट, टाइम दे दिया 10 मिनट। तो वो पूछ रहे हैं कि कितना कॉपर डीकंपोज होगा, कॉपर कितना डीकंपोज होगा, डीकंपोज का मतलब डिपॉजिट, सॉरी कितना डिपॉजिट होगा, जमा होगा, ठीक है, कितना कॉपर जमा होगा। मतलब ये कि एक सेल के अंदर आपने कॉपर सल्फेट लिया, रॉड डुबोई और 1.5 एम्पियर का करंट 10 मिनट तक दिया, तो पूछ रहा है कि कितना ग्राम कॉपर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, कितना ग्राम कॉपर हो जाएगा इकट्ठा। तो देखो यहाँ पर आई आपको क्या दिया हुआ है एम्पियर में 1.5 एम्पियर, टी आपको कितना गया है 10 मिनट, 10 मिनट को सेकंड में बदल दो, 60 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड, ये क्या हो जाएगा 600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ाई क्यू बराबर किसके होता है, आई टी के होता है। आई कितना यहाँ पर आपको दे रखा है 1.5 इंटू 600, 1.5 इंटू 600, मतलब ये तो आपको करंट कितना देना पड़ेगा 900 कुलाम, करंट कितना देना होगा 900 कुलाम, ठीक है। आपने इसको करंट कितना दे दिया, क्यू कितना दे दिया 900 कुलाम दे दिया। अब देखो कॉपर के अंदर होता क्या है, उस सेल में क्या होता है, कॉपर आयन है पानी के अंदर सॉल्यूशन में, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर किस में चेंज होगा, कॉपर सॉलिड में चेंज होगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर किस में चेंज होगा, कॉपर सॉलिड में चेंज होगा। और कॉपर का अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट या परमाणु भार, एटॉमिक वेट कितना होता है हमको ये नहीं याद। इसको याद करने का तरीका ये होता है, कॉपर जितने नंबर पे आता है लगभग उसके डबल से थोड़ा ज्यादा ले लो। किसी भी चीज का अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट याद नहीं होता, एटॉमिक वेट याद नहीं होता, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है, क्लोरीन का 35 होता है, 34 से थोड़ा सा ज्यादा, तो एटॉमिक नंबर से थोड़ा सा डबल ले लो। ये 29 पे आता है, मतलब मैं इसको 30 पे मान रहा हूँ, तो 30 का डबल कितना हो गया 60, 60 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे जैसे बार बार प्रैक्टिस करोगे ये याद ही हो जाएगा। कल को ये सोचो सर कॉपर का मास हमें नहीं दिया हुआ, तो देखो पेपर के अंदर क्वेश्चन में दिया भी होता है, फिर भी मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत तरीका देखो कि कैसे हम याद रख सकते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि 63 ग्राम कॉपर को, देखो 63 ग्राम कॉपर है यहाँ। अब ये 63 कैसे आया, कॉपर का एटॉमिक वेट होता है। 63 ग्राम कॉपर को इकट्ठा करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 2 फैराडे के, 2 इलेक्ट्रॉन बराबर किसके हो जाएगा 2 फैराडे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कुलाम के, ठीक है, 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कुलाम के। तो देखो 2 इंटू 96,500 कुलाम, ठीक है, 2 इंटू 96,500 कुलाम, ठीक है। अगर इतना करंट आप दोगे उस रोड पे तो 63 ग्राम कॉपर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। 2 इंटू 96,500 कुलाम अगर आप करंट दोगे, 2 आए इलेक्ट्रॉन के लिए और F फैराडे के लिए आते हैं 96,500, तो 2 फैराडे करंट देने पे 63 ग्राम कॉपर निक्षेपित होता है, इकट्ठा होता है। तो 900 कुलाम का करंट देने पर, 900 कुलाम अगर आप जो चार्ज दे रहे हो तो उससे कितना कॉपर इकट्ठा होगा, क्वेश्चन ये पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका 63 इंटू 900 बट्टे में 2 इंटू में 96,500, 63 इंटू 900 बट्टे में 2 इंटू में 96,500, और ये आएगा लगभग आपका 0.2938 ग्राम के आसपास। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन को समझ के देखना, नोट्स में भी अच्छे से देख लेना। एक सेल है, सेल के अंदर क्या करा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, रोड डाल दी और पूछा है कि 1.5 एम्पियर का करंट 10 मिनट तक दिया गया है, तो कितना कॉपर रोड पे जाके इकट्ठा हो जाएगा, ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉपर के ऊपर आवेश होता है +2, चार्ज होता है +2, तो कॉपर सॉलिड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन को लेके ये क्या बना देगा, 2 फैराडे कहलाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने ही फैराडे कहलाएगा। मान लो इसकी जगह मैं एल्यूमिनियम ले लूँ तो Al हमेशा +3 में होता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बनाएगा, Al बनाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 3 इंटू 96,500 हो जाएगा। इसी को फैराडे बोलेंगे अपन, ठीक है। ये हो गया आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ। उसके बाद अपने बात करते हैं फैराडे के सेकंड लॉ की। फैराडे के सेकंड लॉ की अपन बात कर लेते हैं। देखो फैराडे का सेकंड लॉ क्या है, फैराडे का सेकंड लॉ ये बात करता है कि अगर आप जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे हो, ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दो, एक सीरीज के अंदर जोड़ दो, ठीक है।
सेम फर्स्ट लॉ जैसा ही सेकंड लॉ है, कोई चेंज नहीं है। बस इसमें पहले वाले रूल के अंदर एक सेल की बात करी है, इसमें ऐसे कई सेल को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया है। इनमें ये रॉड डुबो दी है भाई, ठीक है, ये बैटरी इससे कनेक्ट करी, ठीक है, ऐसे इसके साथ यहाँ पर इसको कनेक्ट करा, ऐसे इसको ही कनेक्ट करा, इनके साथ बैटरी जोड़ी और ऐसे इसको कनेक्ट करा। मतलब ये है कि इनमें अलग अलग क्या कर दिया, सॉल्यूशन भर दिया। मान लो ये वाला मैं मेरी तरफ से ले लेता हूँ सिल्वर नाइट्रेट का, ये ले लेता हूँ कॉपर सल्फेट का, ये ले लेता हूँ मैं कैल्शियम क्लोराइड का। मैं अपनी तरफ से ये चीज़ बोल रहा हूँ, तीनों अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ले लिए। तो फैराडे का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर आप श्रेणी क्रम में सीरीज के अंदर किसी सेल को जोड़ते हो तो उसमें जितना आप करंट दोगे तो रॉड के ऊपर उतनी करंट के अनुसार ही उतनी मात्रा क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। जैसे मान लो आपने 2 सेल लिए हैं, एक के अंदर कॉपर सल्फेट, जैसे बुक के अकॉर्डिंग ही मैं चल रहा हूँ कि एक के अंदर कॉपर सल्फेट और एक के अंदर आपने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया और करंट प्रवाहित कराया। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला आपका बन जाएगा निक्षेपित कॉपर का भार, निक्षेपित का मतलब इकट्ठा, निक्षेपित कॉपर का भार बट्टे में इकट्ठा हुआ निक्षेपित हुआ Ag का भार, ठीक है। ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कॉपर का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना, इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। इक्विवेलेंट वेट एक तरह से एटॉमिक नंबर से थोड़ा सा डबल ले सकते हो, और ये हो जाएगा Ag का तुल्यांकी भार, Ag का तुल्यांक भार, ये हो जाएगा। अब तुल्यांकी भार क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, तो ध्यान रखना इक्विवेलेंट वेट जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैं तुल्यांकी भार लिख रहा हूँ, ये ओरिजिनल में होता है अणु भार बट्टे में वैलेंसी संयोजकता। अणु भार क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब ये होता है कि मान लो मैं NaCl का एग्जांपल लूँ, ठीक है, NaCl का मेरे को इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो आप पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, अणु भार निकालो। ये कितने पे आता है, सोडियम 11 पे, 11 दूना 22, एक ज़्यादा कर लो 23, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 23 होता है। बार बार प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएगा। क्लोरीन 17 पे आता है, डबल कर लो 34, मगर ये होता है 35.5, ठीक है। इसका सबका टोटल कर लो, चलो मैं इसको 35 को 35 ही ले लेता हूँ, इसको 23 ले लेता हूँ, तो 5, 6, 7, 8 और 58, तो 58 तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। बट्टे में इसकी वैलेंसी का मतलब ये होता है, इसको तोड़ोगे तो Na प्लस मिलेगा, Cl माइनस, मतलब एक एक आयन ही मिलेंगे, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। तो NaCl का इक्विवेलेंट वेट भी कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो ये सिर्फ रूल ये बात कर रहे हैं कि आप किसी सेल के अंदर जितना ज़्यादा करंट दोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, मतलब आपका जितना भी सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ये इसका क्या था, सेकंड लॉ था, ठीक है। सेकंड लॉ पूरा थ्योरी के अंदर है, इसका अपने वैसे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। और नोट्स में देख लेना कि आप तो मैंने एक आधा कोई पुराना न्यूमेरिकल कराया हो तो वो काम आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। तो ये आपका फैराडे लॉ कंप्लीट हो गया है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसका जो सेकंड लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, उसकी बात करेंगे, ठीक।